यंग रिसर्चर्स में तमाम आने वाले न्यू स्टूडेंट्स को खुशामदीद। देखिए, लास्ट की जो वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं रिसर्च से रिलेटेड, उसमें हम काफ़ी हद तक एड्जॉर्प्शन को, एड्जॉर्बेंट्स को, डाइज को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस चैनल पे आपको कंप्लीट मेथडोलॉजी, कंप्लीट रिसर्च के जो पैरामीटर स्टडी करने होते हैं एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड या बाकी टॉपिक्स से रिलेटेड, वो सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको गाइडलाइन दी जाएगी कि आपने प्रैक्टिकल्स कैसे परफॉर्म करने होते हैं। तो आज की ये वीडियो मेरी जो है, ये पार्ट 4 जो है, ये इसमें हम ये डिस्कशन करेंगे कि आपने एड्जॉर्प्शन पे काम करना है, आपने डाइज रिमूवल पे काम करना है, आपने मेटल रिमूवल पे काम करना है। तो आपने आर्टिकल्स जो डाउनलोड करने हैं उसको पढ़ना कैसे है, ठीक है, उसको पढ़ना कैसे है, और उसका हम आज मेन इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सारे के सारे हमने 3-4 डिफरेंट आर्टिकल्स निकाले हैं, डिफरेंट जर्नल्स के हैं। फॉर एग्जांपल, ये डिसैलिनेशन एंड वाटर ट्रीटमेंट जर्नल, ये इस जर्नल का आर्टिकल है, क्रिस्टल वायलेट डाई एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड। इसके अलावा जर्नल ऑफ डिस्पर्जन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस जर्नल का आर्टिकल है। ये हमारे पास इसमें डिफरेंट काइंड्स के एड्जॉर्बेंट्स यूज़ किए गए हैं इन तमाम आर्टिकल्स में। इसके अलावा वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिपोर्ट्स, ये डिफरेंट काइंड्स के जर्नल्स, यानी कि मैंने 3-4 एज अ सैम्पल निकाले हैं, ताकि आपको इन आर्टिकल्स से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन इंट्रोडक्शन सेक्शन में प्रोवाइड की गई है वो हम आज डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या क्या चीज़ें, मेन पॉइंट्स देखने होते हैं, क्या चीज़ें लिखनी होती हैं, और इंट्रोडक्शन से हमें क्या बातें समझ आ जाती हैं और क्या हमने बातें समझनी हैं जो कि हमारे लिए आगे प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला आर्टिकल है, डिसैलिनेशन एंड वाटर ट्रीटमेंट, ये जर्नल का नेम है जी। इसमें इस आर्टिकल में क्या किया गया था, सिट्रस देओदरा साडस्ट एज एन एड्जॉर्बेंट यूज़ किया गया। सिट्रस देओदरा मैं अपनी पिछली भी काफ़ी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि सिट्रस देओदरा क्या होता है। देवदार जो दरख्त होता है उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बार्क उसकी होती है, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका जो वेस्ट मटेरियल, जिसको आम ज़ुबान में हम लकड़ी का बूरा कहते हैं, तो उसको यूज़ किया जाता है। क्योंकि वो एक एग्रीकल्चरल वेस्ट है, उसको परचेज़ करने के लिए भी इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, इजीली अवेलेबल है। तो हमने लास्ट वीडियो जो एड्जॉर्बेंट सिलेक्शन की है, हम उसमें हम ये भी देख चुके हैं कि एड्जॉर्बेंट्स कौन कौन से सिलेक्ट करने चाहिए और एड्जॉर्बेंट्स की क्या क्वालिटीज़, क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जब उनको चूज़ करना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली एड्जॉर्बेंट सिलेक्शन वाली वीडियो मेरी लाजमी देख लें, उससे रिलेटेड, एड्जॉर्बेंट से रिलेटेड आपको बहुत से पॉइंट्स उस वीडियो को देखकर क्लियर हो जाएंगे। देखें, ये जो भी आर्टिकल आप डाउनलोड करते हैं ना, उससे उसके टाइटल के बाद ये आथर लिस्ट गिवन होती है। अगर जो भी आपकी मेन आथर, को आथर्स हैं, उनकी उनके एफिलिएशन। देखिए, ये सारे पॉइंट्स, आर्टिकल्स लिखना कैसे है, आर्टिकल्स में क्या मेन पॉइंट्स होने चाहिए, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, हाईलाइट्स क्या होती हैं, एसआई फाइल हम क्या होती है, सिंबल्स एंड एब्रीविएशंस क्या होते हैं, कहाँ ऐड करने चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होते हैं, ये लिखने वाला काम, इसकी जो राइटिंग है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि आपने उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स करने हैं, उस प्रैक्टिकल को करने से पहले आपको थोड़ी बेसिक नो हाउ होनी चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं और आपने जो करना है वो प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कैसे करने हैं। तो चलिए इस आर्टिकल का इंट्रोडक्शन पार्ट पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। देखिए, आपको मैं एक आर्टिकल का इंट्रोडक्शन पार्ट इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे, उसको कंप्लीट पढ़ के बताऊंगी। पॉसिबिलिटी है कि मैं आपको सारे ही आर्टिकल्स की जो मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाए हैं, इनके सारे इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर लें। लेकिन अगर एक आधा भी हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो देखें, इंट्रोडक्शन में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि मेन पॉइंट्स आपने इसमें इंट्रोडक्शन में आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर वो आर्टिकल एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड है तो आपको
इंट्रोडक्शन पार्ट में ये मिलेगा कि पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, डिफरेंट काइंड्स के, डाइज क्या हैं, हैवी मेटल्स क्या हैं, उनके यूजेस क्या हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उनको रिमूव करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो पोल्यूशन काज कर रहे हैं, कौन से मेथड्स हैं जिनसे डाइज को या हैवी मेटल्स को रिमूव किया जा सकता है, उनको कन्वेंशनल मेथड्स कहा जाता है। इसके अलावा आपने कौन सा मेथड चूज़ करना है, ये भी डिस्कशन इंट्रोडक्शन पार्ट में होती है। फिर आपने जो मेथड चूज़ करना है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, बाकी जो कन्वेंशनल मेथड्स इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं आप उनको क्यों नहीं चूज़ कर रहे। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन के लिहाज से आपको भी डाटा इंट्रोडक्शन पार्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा आपने अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सेट करने होते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। इसके अलावा नोवेल्टी बतानी होती है। तो डिफरेंट काइंड्स के आर्टिकल्स में डिफरेंट काइंड्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल इस आर्टिकल्स में क्या है कि डाइस की थोड़ी बहुत डेफिनेशन है कि डाइस होते क्या हैं। डाइस से रिलेटेड वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने वो नहीं देखी तो उस वीडियो को काइंडली देख लें। डाइस, उनके यूजेस, उनके साइड इफ़ेक्ट्स, उनकी डिफरेंट टाइप्स, आपको वहाँ से क्लैरिफिकेशन उसकी ईजिली हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि मैं वो ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। डाइस के बारे में लिखा है जी, डाइस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उसके बारे में जस्ट आपको डेफिनेशन गिवन है। देखें आप जिस भी आर्टिकल से डाटा ले रहे हैं, आपने जो भी लाइन ली है, जो वर्ड किसी आर्टिकल से लिया है, आपने उसका रेफरेंस लाजमी देना होता है। तो यहाँ पे रेफरेंस भी हर लाइन के आगे देखिए गिवन है। इसके डाइज यूजेस इनके हम बहुत ज़्यादा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि डाइज कलरिंग एजेंट है, ठीक है। हम डिफरेंट काइंड्स की पर्पसेस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, कॉस्मेटिक्स में, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, तो हर जगह डाई की एप्लीकेशन आपको मिलेगी। लेकिन डाई के यूजेस के साथ साथ डाई के डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि डाइज पोल्यूशन काज करते हैं, वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, म्यूटाजेनिक होते हैं, और 10,000 कमर्शियली अवेलेबल डाइज हैं और 2% डाइज जो है ना जी हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से और जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें डाइज का यूज़ हो रहा है वो वाटर बॉडीज़ में जाते हैं, पोल्यूशन काज करते हैं, वाटर सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए डाई की टाइप्स के बारे में, तो डाई की हमने डिफरेंट टाइप्स भी डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में। तो उनमें एक एनाइनिक डाइज भी होते हैं और कुछ केटाइनिक भी होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी क्लासिफिकेशन है, लेकिन जितनी भी टाइप्स हैं डाइज की उन सब में केटाइनिक डाइज बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँ कि वो ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो हिंट यहाँ पे ये है, अगर आप एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड अपनी रिसर्च कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो देखिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको लाजमी बेसिक हिंट ज़रूर देती हूँ जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा एक दो हिंट्स मैंने आपको दिए थे आर्टिकल्स टॉपिक से रिलेटेड, अगर आपने नो हाउ करनी है तो आप वो कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हिंट ये है, देखिए आपने अगर डाई की सिलेक्शन करनी है, आपने टॉपिक से रिलेटेड एड्जॉर्प्शन पे आप काम करना चाह रहे हैं और अब आपको समझ नहीं आ रही कि आप कौन सा डाई सिलेक्ट करें, तो आई वुड सजेस्ट कि आप केटाइनिक डाई को सिलेक्ट करें। केटाइनिक डाई वो डाई जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिनको बेसिक डाइज भी कहा जाता है। तो बेसिक डाइज को सिलेक्ट करने की रीज़न क्या होती है, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स अनाइनिक डाइज या वेट डाइज, सल्फ़र डाइज, इन सब की निस्बत इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखिए अब ये आपको हिंट यहाँ पे मैंने बता दिया कि आप अगर अवेलेबल हैं तो केटाइनिक डाइज को प्रेफर करें। केटाइनिक डाइज में कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं, सबसे पहले इसमें क्रिस्टल वायलेट आता है, वो केटाइनिक डाई है। इसके अलावा मिथाइलिन ब्लू है जो कि लैब में इजीली अवेलेबल होता है। इसके अलावा रोडामन बी भी केटाइनिक डाई, और भी मुख्तलिफ बहुत से डाइज हैं जो कि केटाइनिक डाई की टाइप में आते हैं। ये मैंने एक दो उनके एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की हैं। तो यहाँ पे ये इस आर्टिकल में जो काम है वो क्रिस्टल वायलेट डाई के ऊपर है, जो कि इसका सिनोनिम या इसका सेकंड नेम बेसिक वायलेट 3 है। उसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है क्रिस्टल वायलेट डाई का। इसमें क्या है ये देखें, ये केटाइनिक डाई है क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो इट्स अ काइंड ऑफ बेसिक और केटाइनिक डाई।
तो यहाँ पे आपको डाई की डेफिनेशन, उसके यूजेस, उसके साइड इफ़ेक्ट्स और उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स में आपने कौन सी सिलेक्शन करनी है। और आपको क्रिस्टल वायलेट अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है तो आपको क्रिस्टल वायलेट की स्ट्रक्चर फार्मूला, इसके अलावा उसकी लैम्डा मैक्स भी आपको ये देखें यहाँ पे अवेलेबल है कि वो किस लैम्डा मैक्स पे वो अपनी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देता है। तो इसकी जो लेमडा मैक्स है वो 590 नैनोमीटर है। देखिए लेमडा मैक्स क्या होती है। लेमडा मैक्स वो वेवलेंथ होती है जिस पर डाई मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करता है। ठीक है, आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से रीडिंग लेते हो एब्जॉर्बेंस की, और जिस वेवलेंथ पे आप वेवलेंथ वेरी करते जाते हो। अब वो वेवलेंथ कैसे वेरी करनी है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को कैसे यूज़ करना है, उसकी अलग से इंशाल्लाह ताला वीडियो अपलोड करूँगी मैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अभी तक के लिए ये है कि लैम्डा मैक्स वो वेवलेंथ होती है जहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन, कलर्ड सॉल्यूशन आपकी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस की वैल्यू देता है। तो क्रिस्टल वायलेट के केस में लैम्डा मैक्स जो है आपकी वो 590 नैनोमीटर होती है। आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं वो 590 नैनोमीटर पे करने हैं। आप चाहे डाई को ही सिलेक्ट करो या मेटल लाइन, हर मेटल लाइन की, हर डाई की क्या होती है, एक स्पेसिफिक लैम्डा मैक्स होती है। आप उस लैम्डा मैक्स पे अपना वर्क परफॉर्म करते हो। इसके अलावा देखें, आपको नेक्स्ट उसकी जितनी भी डिटेल है, उसका मोलिकुलर फार्मूला डाई का, उसकी लैम्डा मैक्स, उसका स्ट्रक्चर फार्मूला, और इसके अलावा अगर कोई इसकी फर्दर डिटेल है, फॉर एग्जांपल ये पीएच, डिफरेंट पीएच पे उसका कलर है, जो क्रिस्टल वायलेट का है वो पीएच के साथ उसका चेंज होता है। पीएच 1 पे उसका कलर ग्रीन होता है और हाई पीएच पे उसका कलर जो है वो प्रॉपर वायलेट कलर का हो जाता है। तो ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है इसकी आपके डाई से रिलेटेड, आपकी जो मेटल लाइन जो आप स्टडी कर रहे हैं वो आपको लाजमी इंट्रोडक्शन पार्ट में मिलेगी। देखें, इसके बाद उसकी डिफरेंट यूजेस, फॉर एग्जांपल ये पेंट, प्रिंटिंग इंक और वेटनरी मेडिसिन वगैरह में यूज़ हो रहा है ये डाई। उसकी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डाई की जो वीडियो अपलोड की है उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर चीज़ के बेनिफिट्स भी हैं और हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। वो डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब ये बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आती कि डाई के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हमें ये यूज़ नहीं करने चाहिए। देखिए, यूज़ करें, ठीक है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ भी यूज़ करती हैं, लेकिन यहाँ पे बात जो मेन आती है वो ये है कि हमें जब डाइज़ को यूज़ करना है तब उसको डिस्चार्ज करने से पहले उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करके वाटर को डिस्चार्ज करें, ताकि उस वाटर से पोल्यूटेंट्स या डाइज़ रिमूव हो चुके हों। अगर इंडस्ट्रीज़ विदाउट एनी ट्रीटमेंट वाटर को डिस्कार्ड कर देती हैं तो वो पोल्यूटेड वाटर क्या है, जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे पोल्यूशन काज करेगा। ठीक है, तो मेन रीज़न यहाँ पे ये आती है कि आपने जब भी कोई चीज़ यूज़ करनी है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद डिस्कार्ड करना है। तो अब यही वो बातें यहाँ पे कही है कि अब इनका बैन भी नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट पर्पसेस में इनके यूजेस हैं, लाइक टेक्सटाइल, ऑयल, वैक्सीज, पेपर इंडस्ट्री, सब जगह इनके यूजेस हैं। लेकिन जो मेन बात है वो ये है, होवेवर व्हेन दीज डाइज आर इजेक्टेड इनटू वाटर स्ट्रीम डायरेक्टली devoid of any proper handling, they result in deterioration of water quality as they remain in an environment for a long time। ये बात जो है ना, ये बात एक्चुअली पते की है कि जब हम वाटर को विदाउट एनी ट्रीटमेंट, उसमें जितने पोल्यूटेंट्स हैं उनको डिस्कार्ड कर देंगे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट की शक्ल में, जब वो जाएंगे और उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, उनको रिमूव नहीं किया जाएगा, तो वो एज अ रिज़ल्ट वाटर क्वालिटी को ही ख़राब करेंगे और बहुत से ह्यूमन और एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है उसका बाइस बनेंगे। और एक चीज़ ये भी आती है कि जितने भी डाइज होते हैं ना, उनकी स्ट्रक्चर बहुत कम्प्लेक्स होती है। देखें, ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसमें ये आपको बेंजीन रिंग मिल रही है, उसके अलावा उसके जो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी 2 मिथाइल है, यहाँ भी 2 मिथाइल है। तो मिथाइल ग्रुप कार्बन, हाइड्रोजन, देखिए ये वैसे भी कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से इनके बॉन्ड्स भी जल्दी ब्रेक नहीं होते, और ये बेंजीन रिंग जो है इनमें भी डबल बॉन्ड है, सैचुरेटेड भी है और अनसैचुरेटेड भी है। तो ये जब सारी पॉइंट्स मिल जाते हैं तो हर डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है, तो ये हाई टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा
सीवियर कंडीशन प्रोवाइड करने पे इनकी ब्रेकडाउन होती है। अदरवाइज़ ये क्या होते हैं, इस तरह की कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स वाले जो डाइज़ हैं वो इन्वायरमेंट में ऐसे ही रहते हैं, वो जल्दी हमारे पास डिटीरियोरेट भी नहीं होते, ब्रेक डाउन भी नहीं होते। ये तो जस्ट क्रिस्टल वायलेट की स्ट्रक्चर है ना। अगर आपने वो डाइज़ वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने डिफरेंट डाइज़ की स्ट्रक्चर फार्मूला आपके साथ डिस्कस किए थे, और उसमें क्या था कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेंजीन रिंग अटैच हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गई थी। तो ऐसी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो उसको ब्रेक डाउन होने में थोड़ा टाइम लगता है, और वो मुश्किल से ही होती है, जिसकी वजह से इनके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी हद तक ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन तक के लिए होते हैं। लेकिन अब जो भी है सूरत हाल, अब उसको माइंड में रखते हुए डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो डेवलप की गई हैं इनको रिमूव करने के लिए, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल ये क्रिस्टल वायलेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे गिवन है कि ये आई बर्न्स हो जाते हैं, कैंसर है, किडनी फेलियर है, कॉर्निया कंजक्टिवा आइज़ को डैमेज करते हैं। इसके अलावा हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारे स्टमक को जो है डिटीरियोरेट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी वाटर से रिमूवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एड्जॉर्प्शन वाले और डाई वाली वीडियो में, कि तीन चीज़ें जो हम मेन हमारे माइंड में होती है कि हमने अपने इन्वायरमेंट को सेव करना होता है, इसलिए हम डाइज रिमूवल करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमने वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है, वाटर जो पोल्यूटेड है उसको रीयूज़ करना होता है, इसकी वजह से हम ये उनकी ट्रीटमेंट करवाते हैं। और तीसरी जो मेन रीज़न होती है वो प्रिजर्वेशन होती है और प्रोटेक्शन होती है। जितने भी रिसोर्सेज हैं, सॉइल, एयर एंड वाटर, इनको प्रिजर्व करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम डिफरेंट काइंड्स के ट्रीटमेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट काइंड्स के पोल्यूटेंट्स को इजीली रिमूव करते हैं। और बहुत सी टेक्निक्स इस केस में डेवलप हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल ओजोनेशन है, इलेक्ट्रोकोएगुलेशन, मेम्ब्रेन प्रोसेस, बायोलॉजिकल एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, डिफरेंट ये टेक्निक्स हैं जो कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही हैं। और हर टेक्निक की अपनी एक लिमिटेशन है, हर टेक्निक एक बेसिक प्रिंसिपल पे वर्क करती है, उसके अपने रिजल्ट्स होते हैं और अपने ही, लेकिन उनके साथ ये क्या होती है, सारी टेक्निक्स, इनके लिए स्पेसिफिक अपरेटस आपको रिक्वायर होता है, ये कॉस्टली होती हैं, इनमें क्या होती है, स्लज और साइड प्रोडक्ट बन जाती है, जिसकी वजह से इनका यूज़ लिमिटेड है। लेकिन आने वाली अगली वीडियोज़ में मैं इनके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँगी, जिसमें क्या होगा कि हम इनके डिफरेंट पैरामीटर्स को, डिफरेंट प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक हमारा फोकस जो है इस वीडियोस कंप्लीट का वो एड्जॉर्प्शन पे ही है, क्योंकि एड्जॉर्प्शन जो है उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और ये वाइडली यूज्ड है। अब वो इतनी ज़्यादा क्यों यूज़ हो रही है, क्योंकि इसका सिंपल डिज़ाइन है, इसमें कोई आपको हैवी मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, इसमें इतनी कॉस्ट भी नहीं आती। जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि एड्जॉर्बेंट्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, आप डिफरेंट काइंड्स के एड्जॉर्बेंट यूज़ कर सकते हो। अगर आपने कोई हाइड्रोजेल बनानी है, अगर आपने कोई कंपोजिट बनाना है, या कोई अपने मेटल फ्रेमवर्क बनाना है, तो उसके जो आपको ऑपरेटर्स और जो केमिकल्स रिक्वायर हैं वो आपको इजीली लैब में मिल जाएंगे, वो ज़्यादा कोई हैवी मशीनरी नहीं यूज़ होती। तो और ना ही कोई स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर होता है। तो इजीली अवेलेबिलिटी और कॉस्ट इफ़ेक्टिव और इकोनॉमिकली फिजिबल होने की वजह से एड्जॉर्प्शन जो है वो वाइडली यूज़ होती है। देखिए, आप जो टेक्निक यूज़ कर रहे हो ना, आपको उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, और वो एड्जॉर्प्शन क्या है, उसके उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसकी एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड उसकी टाइप्स क्या हैं, उसकी आइसोथर्म्स कौन सी हैं, काइनेटिक मॉडल्स कौन से होते हैं। इसके अलावा एड्जॉर्प्शन की एप्लीकेशंस, उसके बारे में अलग वीडियो होगी, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू एड्जॉर्प्शन का उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। लेकिन डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट एड्जॉर्प्शन उसकी वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड करूँगी। तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन में ये मेन पॉइंट्स हैं। और उसके बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, जैसे मैंने आपको कहा था आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। तो इस रिसर्च के रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि हमने सिट्रस देवतरा को देखना था कि वो क्रिस्टल वायलेट की वाटर से रिमूवल कर भी रहे हैं कि नहीं। हमने डिफरेंट काइंड्स के जो एड्जॉर्प्शन पैरामीटर्स हैं हमने उनको ऑप्टिमाइज़ करना था। अब एड्जॉर्प्शन पैरामीटर्स में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं वो हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नोवेल्टी जो है, आप
आपको वो भी पेपर में इंट्रोडक्शन पार्ट में मिलेगी, नोवेल्टी क्या होती है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे लेनी चाहिए। तो ये भी आने वाली अगली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक यहाँ पे मैंने आपको एक पेपर का इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद उसका उस इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद मेथड्स एक्सपेरिमेंटल स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने मेन पॉइंट्स इसके डिस्कस किए हैं कि इसमें इंट्रोडक्शन में वो क्या क्या रहा है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको इतने पॉइंट्स तो क्लियर हो गए हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ना कैसे चाहिए, उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आपने अगर लिख रहे हैं तो आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगी कि आपने अगर इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना है तो उसका फ़्लो कैसे बनाना है, आपने इंट्रोडक्शन पार्ट को इफ़ेक्टिव वे में कैसे लिखना है, ताकि देखें जैसे जैसे हम एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंटल वर्क डिस्कस करेंगे, इसी तरह हम साथ साथ उसकी जो राइटिंग है हम उसको भी डिस्कस करते जाएंगे कि आपने ये चीज़ें लिखनी कैसे हैं। ये तो हो गया एक आर्टिकल। अब दूसरे आर्टिकल में अगर मैं उसको ओपन करूँ तो ये जर्नल ऑफ डिस्पर्जन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसकी पब्लिकेशन है, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, इसमें भी क्रिस्टल वायलेट को ही रिमूव किया गया है फिश स्केल्स यूज़ करके। अब देखें फ़िश स्केल्स क्या है, जो वो भी वेस्ट मटेरियल जो फ़िश का होता है, ठीक है, आपने उनको यूज़ करना है एज एन एड्जॉर्बेंट। तो उसमें क्या है कि डिफरेंट उसकी एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी बहुत अच्छी आती है, एड्जॉर्प्शन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो ये देखें उनका एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें कौन से पॉइंट्स ऐड होने चाहिए, ये हम एट द एंड ऑफ पेपर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आपको तब समझ आएगा जब आप एक कंप्लीट आर्टिकल पढ़ लोगे। क्योंकि मैंने आपको कंप्लीट आर्टिकल जो है ना वो पढ़ाना है, उसको उसके जितने भी मेन पॉइंट्स हैं आपने जो उसमें इंक्लूड करने हैं, उसकी कौन कौन सी आपने इंट्रोडक्शन में चीज़ें ऐड करनी हैं। जब ये आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, कौन से पैरामीटर स्टडी करने हैं, तो आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट लिखना आपके 2 मिनट के लिए आपके लिए काम होगा। ये तो एब्स्ट्रैक्ट हम एट द एंड डिस्कस करेंगे। आपने यहाँ पे ये नहीं कहना कि देखें एब्स्ट्रैक्ट तो सबसे मेन चीज़ होती है, उसको हम छोड़ रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन वो तब आपको तब समझ आएगी जब आप ये सारी वीडियोस को अच्छे से देखोगे, समझोगे, और आपको इसके बारे में थोड़ी सी नो हाउ और अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होगी। देखें इस जो आर्टिकल में इंट्रोडक्शन पार्ट में उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने पहले ये डिस्कस किया है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनके वेस्ट मटीरियल जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, पावर प्लांट्स हैं, वहाँ से क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है। और फिर ये भी डिस्कस किया है कि मैनी इंडस्ट्रीज़ लैक रिसोर्सेज टू प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ और रिसाइकल वेस्ट। कुछ इंडस्ट्रीज़ तो वैसे ही कॉस्ट की वजह से जो अपना वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट नहीं कर पाती, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसे भी होती हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते और वो ऐसे ही डिस्चार्ज कर देती हैं पोल्यूटेड वाटर, तो जो कि पोल्यूशन का बायस बनता है। तो आप इस तरह भी इंट्रोडक्शन में आपको कहीं जगह पे मिलेगा कि आपने ज़रूरी नहीं कि जो आपका डाई है आपने उसी से ही अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है। तो देखें डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ाने का, डिफरेंट आर्टिकल डिस्कस करने का, रीड करने का मकसद यही है यंग रिसर्चर्स का कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। आप हर पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जो सोच है उसको सिर्फ महदूद ना करें, हर एंगल से उसको सोचें और उसको समझें और उसके मुताबिक आप लिखें। थिंक आउट ऑफ बॉक्स, ये मेन मोटो है यंग रिसर्चर्स का कि आपने रिसर्च जो करनी है वो एक लिमिटेड एरिया तक महदूद नहीं कर देनी कि एक आर्टिकल पढ़ लिया, जो मैंने बताया आपने बस वही कर लिया, या जो हमने यहाँ पे देखा जो आर्टिकल आपने सिर्फ उसी से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली। तो डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल्स डिफरेंट जर्नल्स के पढ़ा करें। अब यहाँ पे मैं आपको एक और हिंट देती चलूँ कि आप कोई भी टॉपिक हो, ज़रूरी नहीं कि वो एड्जॉर्प्शन है या कोई और पॉलीमेरिक मटेरियल है, या किसी भी टॉपिक से आपकी अगर रिसर्च है, फूड पैकिंग से रिलेटेड है या जिस तरह की भी, तो आपने जो आर्टिकल्स निकालने हैं ना वो डिफरेंट जर्नल्स के आपको मिलेंगे गूगल पे। कुछ लोकल जर्नल्स होते हैं और कुछ इंटरनेशनल और बहुत ही वेल रिपोर्टेड जर्नल्स होते हैं, ठीक है। अब आपने किस जर्नल के आर्टिकल्स निकालने हैं उसको पढ़ना है। टॉप रैंकिंग जो जर्नल्स हैं ना वो उसमें आपके पास स्प्रिंगर नेचर आ जाता है, ठीक है। स्प्रिंगर नेचर के आप जितने आर्टिकल्स हैं आप उनको निकालें, उसको पढ़ें। देखिए इससे क्या होगा कि आपको एक बात वही होती है लेकिन बताने का और उसको लिखने का स्टाइल चेंज होता है। अब एड्जॉर्प्शन ही है, लेकिन जो स्प्रिंगर नेचर के आर्टिकल्स हैं उनमें उस लाइन को
कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, देखें अब ये जो एंड पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, आर्टिकल नंबर 4 जो कि साइंटिफिक रिपोर्ट्स का है, जब मैंने आपको पहले दिखाया है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि उनका और बाकी आर्टिकल्स का डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसके अलावा आप क्या करें, जर्नल्स की डिस्कशन कर रहे थे कि आपने नेचर, स्प्रिंगर नेचर के जितने जर्नल्स हैं उनके आर्टिकल्स आपने पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा आप नंबर 2 पे आ जाएं तो ACS पे आ जाएं, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी जो है उसके डिफरेंट आर्टिकल्स आप पढ़ें, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा वाइड होगी, आपको सोचने का एंगल आपका बदलेगा। तीसरे नंबर पे आपने एल्सवेयर के जितने जर्नल्स हैं, ये क्योंकि ये पब्लिशर्स हैं, इनके डिफरेंट टाइप्स के जर्नल्स हैं, वो लिखा होता है ऊपर, आपका जो आर्टिकल मिलता है उसके ऊपर मेंशन होता है कि ये नेचर का नेचर जर्नल का पार्ट है या एल्सवेयर का है या किसी और जर्नल का ACS का है, तो वो आर्टिकल के ऊपर मेंशन होता है। ठीक है, इसके अलावा एल्सवेयर हो गया थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे अगर आप आ जाएं तो टेलर एंड फ्रांसिस, ये भी एक पब्लिशर है जो कि बहुत अच्छा है, इसके जर्नल्स भी बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल ये टेलर एंड फ्रांसिस का ही है, ये हमारा जो है आर्टिकल देखें, ये टेलर एंड फ्रांसिस ये यहाँ पे मेंशन है, तो ये पब्लिशर यहाँ पे साइड पे गिवन होता है। अगर एल्सवेयर का कोई जर्नल आर्टिकल होगा तो यहाँ पे एल्सवेयर लिखा होगा और उसकी यहाँ पे फिगर लगी होगी। ये जो आर्टिकल था ये डिसैलिनेशन एंड वाटर ट्रीटमेंट, ये जर्नल का नेम गिवन है, यहाँ पे पब्लिशर नहीं लिखा, लेकिन ये पब्लिशर इसका भी टेलर एंड फ्रांसिस ही है। तो डिसैलिनेशन एंड वाटर ट्रीटमेंट इसका भी पब्लिशर जो है वो टेलर एंड फ्रांसिस है, जो कि बहुत अच्छा पब्लिशर है। इसके अलावा जर्नल ऑफ डिस्पर्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका पब्लिशर भी टेलर एंड फ्रांसिस है, ये भी अच्छा जर्नल और पब्लिशर है। नेक्स्ट आ जाएं तो वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक जर्नल जिसका पब्लिशर IWA पब्लिशिंग है, ये भी अच्छा पब्लिशर है, लोकल पब्लिशर नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाए तो साइंटिफिक रिपोर्ट्स, ये देखें, ये इसका पब्लिशर जो है हमारे पास वो नेचर है, यहाँ पे गिवन होगा, देखें www.nature.com, ही इसका जो पब्लिशर है वो नेचर है और ये बहुत अच्छा हमारे पास पब्लिशर है। तो इसको हम लास्ट पे डिस्कस करते हैं और ये बाकी सारे आर्टिकल्स आपके साथ रीड करने का, डिस्कस करने का मेन मकसद यही है कि आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो हम इसको डिस्कस कर रहे थे, इसके सारे पॉइंट्स को। तो यहाँ तक हमने देखा कि उन्होंने कैसे स्टार्ट लिया है, देखें कि इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस किया है, उनकी जो प्रोडक्ट्स वेस्ट प्रोडक्ट बन रही हैं उसको डिस्कस किया है। इसके अलावा ये बताया है कि वो डिस्पोज नहीं कर पाती, कुछ टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, सीवेज डिस्चार्ज कर देती हैं, और उन सीवेज में कौन कौन सी चीज़ें हैं, डिफरेंट काइंड्स की कलरिंग सब्सटेंसेस हैं बहुत से जिनको वो डंप कर देती हैं वाटर बॉडीज़ में, उनमें से एक डाइज़ हैं। तो डाई रिमूवल पे आगे हम, उसके अलावा डाइज़ को डिफ़ाइन करते करते नेक्स्ट पे वो आगे हैं कि उनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस बताई हैं कि वो फैब्रिक पेपर डिफरेंट काइंड्स की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं, उनकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं और ये सिंथेटिक होते हैं। देखें डाइज़ की कुछ टाइप्स में हमने डिस्कस कर चुके हैं हम लास्ट वीडियो में डाइज से रिलेटेड। इसके अलावा डाइज़ कुछ नेचुरल भी होते हैं, कुछ सिंथेटिक भी होते हैं। तो ये जो क्रिस्टल वायलेट है ये सिंथेटिक है। तो जितने भी सिंथेटिक डाइज़ हैं, अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट या मेन हिंट जो है मैं आपको एक और बता देती हूँ यहाँ पे, कि जो सिंथेटिक डाइज़ होते हैं ना उनकी अगर आप देखें तो उनका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल डाइज़। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको एक और हिंट बता दी, इसलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाजमी एक सदका जारिया के तौर पे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स जिनको रिसर्च की समझ नहीं आती या उनको कन्फ्यूजन होती है या उनके सीनियर्स उनको गाइड नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं आती कि वो किस तरह अपने पेपर को लिखें, किस तरह पेपर को पढ़ें, इसके अलावा अपने पैरामीटर्स को कैसे स्टडी करें, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट जो एरर्स आ जाते हैं उनको कैसे ठीक करें, तो उनके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसको एक सदका जारिया समझ के लाजमी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और उसकी वीडियोस को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इसमें आपका ही बेनिफिट है। अगर आप एक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे यह कि आपका ज़रूर लाजमी नुकसान होगा इसमें, क्योंकि जब आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी
तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी। कॉमन मेथड्स हैं डाइस को ट्रीट करने के, तो उसमें ये यहाँ पे देखिए पिछले आर्टिकल में भी हमने कॉमन मेथड्स के नेम पढ़े हैं और यहाँ पे भी। तो ये चीज़ें सारी वही होती हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स में सारी बातें वही बताई गई होती हैं, लेकिन बताने का और लिखने का स्टाइल चेंज हो जाता है, समराइज़ कैसे किया होता है, फ्लो कैसे बनाया हुआ है, ये मेन पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब उन्होंने सारी टेक्निक्स, कन्वेंशनल टेक्निक्स के नेम्स लिखे हैं, उसके बाद एड्जॉर्प्शन टेक्निक पे आ गए हैं, उनके थोड़े बहुत बेनिफिट्स बताए हैं। ठीक है, सेवरल रिसर्चर्स वर्कड ऑन बायोजॉर्बेंट्स, डिफरेंट बायोजॉर्बेंट्स के जो कि एड्जॉर्प्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं। आगे देखिए उनके नेम्स मेंशन है, और ये एड्जॉर्बेंट्स हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल ये राइस हस्क है, मैंगो लीव्स है, एलोवेरा बायोमास है, पिस्टैचियो शेल्स हैं, ग्राउंडनट शेल्स हैं, ये सारे के सारे एज एन एड्जॉर्बेंट यूज़ हो चुके हैं और अभी भी हो रहे हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि अगर किसी ने मैंगो लीव्स जो हैं या राइसेस को क्रिस्टल वायलेट डाई को रिमूव करने के लिए यूज़ कर लिया तो वो उसी को रिमूव करेगा। पॉसिबिलिटी है कि वो कोंगो रेड डाई को भी रिमूव कर सकता है, वो एसिड ब्लू को भी रिमूव कर सकता है, वो रिएक्टिव वायलेट 1 को भी रिमूव कर सकता है, तो वो मिथाइलिन ब्लू को भी रिमूव कर सकता है। तो आपने क्या करना होता है, सिलेक्शन करनी होती है। आपके पास जितने डाइज अवेलेबल हों लैब में, आपने सबके साथ एक बार रिएक्शन लगा के देखना होता है कि एड्जॉर्प्शन मैक्सिमम किसके साथ हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि आपको डिफरेंट काइंड्स के ये देखें, आपको एड्जॉर्बेंट्स के नेम यहाँ पे मेंशन है, और उसके अलावा जो इनका मेन इस आर्टिकल में जिन्होंने काम किया है जिस एड्जॉर्बेंट के ऊपर, वो जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि वो फ़िश स्केल्स हैं। तो यहाँ पे वो फ़िश स्केल्स की बात कर रहे हैं कि वो फ़िश स्केल में क्या चीज़ें होती हैं। ये एलानिन, आर्गिनिन, एस्पार्टिक एसिड, ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं जो कि फ़िश स्केल्स में पाए जाते हैं, और उनमें क्या होता है कि इनकी वजह से ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और उस एड्जॉर्प्शन में ये जो है मैक्सिमम रिमूवल हमारी डाई की वो देते हैं। तो देखिए आपने जो एड्जॉर्बेंट सिलेक्ट करना होता है ना, उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने उसकी डिटेल लाजमी देखनी होती है कि वो एड्जॉर्बेंट का साइंटिफिक नेम क्या है, उसकी मोलिकुलर फार्मूला अगर ऐसा कुछ है तो उस फॉर एग्जांपल हाइड्रोजल बनाई है, कंपोजिट बनाई है, तो उसका मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर मास, या उसकी अपीयरेंस कैसी है, वो किस कलर का है, वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, अगर कोई ट्री है तो वो ट्री कहाँ कहाँ किस मुल्क में पाया जाता है, और उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ यूज़ होता है एड्जॉर्प्शन प्रोसेस के अलावा, और आपने उसको चूज़ किया, उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसकी वजह से आपने उस एड्जॉर्बेंट को सिलेक्ट किया है, और उसकी क्या खसूसियत है, क्या वो एड्जॉर्प्शन के लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सारी डिटेल आपने अपने एड्जॉर्बेंट से रिलेटेड लाजमी सर्च करनी होती है, और आपने उसको एक पॉइंट जगह लिख लें ताकि आपको कोई पूछे कि आपने ये सारी आपका एड्जॉर्बेंट के मुतल्लिक क्या खासियत है, क्या खसूसियत है इसकी, तो आप उसको लाजमी तौर पर बता सकें। इसके अलावा इन्होंने जो इनका डाई है क्रिस्टल वायलेट डाई, इसको मिथाइल वायलेट भी कहा जाता है। तो इनकी डिटेल बताई है कि इसको फर्स्टली सिंथेसाइज किसने किया, चूँकि हम डिस्कस कर चुके हैं ये सिंथेटिक डाई है। चार्ल्स लॉच ने इसको सबसे पहले सिंथेसाइज किया है। इसके अलावा आगे इस पे जो फर्दर काम है वो किसने किया। तो आप इस तरह की डिटेल भी आपको मिलेगी डिफरेंट आर्टिकल्स में, और डिफरेंट आर्टिकल्स में फिर जब आपको ये डिटेल मिलेगी तो आप इसके साथ ये लिख भी सकते हैं अपनी, जब आप अपना इंट्रोडक्शन पार्ट लिखें। अगर आपको लगे कि नहीं ये ज़्यादा हो रहा है इंट्रोडक्शन पार्ट, तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, थीसिस में लिख लें, इट्स अप टू यू। तो देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी लाजमी इंट्रोडक्शन में ऐड होनी चाहिए आर्टिकल के, और थीसिस में आप इसको डिटेल डिस्कस कर लें। उसमें मैटर इतना नहीं करता, लेकिन हर जर्नल का ये अपना स्टाइल होता है कि उसका इंट्रोडक्शन पार्ट इतना लेंथी ना हो या इतना कंसाइज भी ना हो, तो उसके मुताबिक आपको जो है वो अपने पेपर की सेटिंग करनी पड़ती है। तो इसके अलावा वो क्रिस्टल वायलेट की यहाँ पे डिस्कशन हो रही है कि वो डार्क मेटालिक लस्टर उसका जो है वो कलर है, डार्क ग्रीन अपीयरेंस है इसकी, और इसके अलावा जो डिफरेंट पीएच में इसका कलर आ जाता है, डिफरेंट स्टेट उसकी जो चेंज होती है, डिफरेंट पीएच में उसके फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, प्रोटोनेशन हो जाती है, डी प्रोटोनेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें क्या होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये इसका सर्वाइवल टाइम जो है, सर्वाइवल टाइम ऑफ क्रिस्टल वायलेट इन एनवायरनमेंट इज़ प्रोलॉन्ग। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि सिंथेटिक डाइज जितने भी हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स एज़ कम्पेयर टू नेचुरल डाइज बहुत ज़्यादा होते हैं।
और वो जल्दी ब्रेक डाउन भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो इस वजह से जितने भी सिंथेटिक डाइज़ हैं वो काफ़ी अरसा इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनकी ब्रेक डाउन भी नहीं जल्दी होती और इसकी वजह से वो पोल्यूशन का बाइस बनते हैं, इसलिए इसको रिमूव करना चाहिए। देखें यहाँ भी वही बातें डिस्कस की गई हैं कि उसको रिमूव क्यों करना ज़रूरी है। और उसके बाद फिर क्या है कि यहाँ पे रिमूवल के मेथड्स भी उन्होंने डिस्कस कर लिया। और इसको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इस आर्टिकल में क्या किया गया है, इन्होंने लिटरेचर रिव्यू भी ऐड किए हैं। लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग नहीं ऐड की, लेकिन एक पैराग्राफ, ये देखें, ये एक पैराग्राफ में इन्होंने क्या किया है कि जितनी भी रिसर्च हो चुकी है क्रिस्टल वाला डाई रिमूवल और फिश स्केल्स को लेके, क्योंकि इनका जो डाई है वो भी क्रिस्टल वायलेट है और जो एड्जॉर्बेंट है वो फिश स्केल हैं, या डिफरेंट टाइप्स के डाइज को रिमूव करने के लिए या मेटल आयन को रिमूव करने के लिए फिश स्केल कहाँ कहाँ यूज़ हो चुके हैं पहले, उन्होंने एक पैराग्राफ में उसको समराइज़ करके लिखा है। जबकि थीसिस में जब आप लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा पेजेस का होता है और उसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि वो थीसिस में क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, और मेन ट्रिक्स भी हम डिस्कस करेंगे कि थीसिस में आप लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखो, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना चाहिए, मटीरियल्स और मेथड्स ये और रिजल्ट्स पार्ट्स आप कैसे लिखें। तो इंशाल्लाह ताला हम ये नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा लिटरेचर रिव्यू दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मक्सी एट आल ने क्या किया था, बैच और कॉलम मेथड अप्लाई किए थे मेटल लाइन के रिमूवल के लिए, और यहाँ पे इसने भी फिश स्केल यूज़ किए थे। देखें अभी ये अपना एब्जॉर्बेंट कंपेयर कर रहा है कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो चुका है पहले। उसके अलावा उसने FTIR और SAM के रिजल्ट्स क्या आए हैं, सारी प्रोडक्ट्स उनके कितने % रिमूवल हुई है। इसके अलावा इस आथर ने भी फिश स्केल्स यूज़ किए हैं क्रोमियम आयन रिमूवल के लिए, और उसमें फंक्शनल ग्रुप्स कार्बोक्सिलिक हैं, अमाइन है, हाइड्रोक्सल हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स फिश स्केल में प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से एड्जॉर्प्शन हो रही है। तो ये छोटे छोटे मेन पॉइंट्स, मेन फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू के फॉर्म में यहाँ पे इस आर्टिकल में ये शामिल हैं, जिसकी वजह से फर्दर क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि जी फिश स्केल वाकई एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस में एज एन एड्जॉर्बेंट यूज़ हो रहा है। तो आप अगर चाहें तो इंट्रोडक्शन पार्ट में इस तरह का छोटा सा लिटरेचर रिव्यू भी ऐड कर सकते हैं। ये डिफरेंट, फॉर एग्जांपल ये आगे नेक्स्ट जो है, इन आथर ने भी हम गुलामी एट अल आथर ने भी जो फिश स्केल्स यूज़ किए हैं, इसने सॉरी आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स यूज़ किए हैं, और ये फिश स्केल को यूज़ करके इसने नैनो पार्टिकल बनाए हैं और इसको मिथाइलिन ब्लू के लिए रिमूव किया गया है। देखें मिथाइलिन ब्लू भी केटाइनिक डाई ही है और इसके रिजल्ट्स यहाँ पे समराइज़ किए हुए हैं। उसके अलावा गुली पली जो है उसने भी यूज़ किए हैं, और उसने फेरिक क्लोराइड कोटेड राइस हस्क यूज़ किया है, और सिलीनियम आयन जो है इसकी रिमूवल के लिए। इसके अलावा बहुत से डिफरेंट एड्जॉर्बेंट्स भी डाई रिमूवल के लिए यूज़ होते रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे कुछ नेम्स मेंशन हैं, पीनट हल्स है, हमारे पास सिलिका है, वेट प्रान है, टी लीव्स हैं, स्पेन टी लीव्स, ऑरेंज पील है। तो ये डिफरेंट काइंड्स के एड्जॉर्बेंट्स यहाँ पे एक पैरा की फॉर्म में लिटरेचर रिव्यू को समराइज़ करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी इंट्रोडक्शन, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ये चीज़ें मिलेंगी, और आप अगर चाहो तो आप ये इस तरह एक लिटरेचर रिव्यू समराइज़ करके अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अब ये रिसर्च के जो है हमारे पास करंट रिसर्च, ये किस पे फोकस करेगी, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसकी नोवेल्टी क्या है, तो वो यहाँ पे मेंशन गिवन की गई है आपको कि वो मैकेनिज़्म स्टडी करेंगे। उसके अलावा उसका स्कीम जो है करंट प्रोसेस की वो भी नीचे गिवन है। तो हम स्कीम और ये हाइलाइट्स और नोवेल्टी और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए किसी भी रिसर्च के, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने आर्टिकल जो लिखना है उसकी कौन कौन से ऐसी चीज़ें आप ऐड करो आर्टिकल में कि आपके आर्टिकल की पब्लिकेशन चांसेस ज़्यादा हो जाएँ। तो उसके लिए तो आपको यंग रिसर्चर्स के साथ स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा, और उसके लिए फिर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपलोड करूं इस चैनल पे। तो यहाँ तक हमने 2 आर्टिकल्स के इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो चुका है कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट जब पढ़ो तो आपको समझ आ जाए कि ये लिखा क्या है।
अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जिसकी पब्लिकेशन है। इसमें भी किया गया था क्रिस्टल वायलेट डाई पे रिमूवल पे काम है, और कोकोनट हस्क जो है वो यूज़ की गई है एज एन एड्जॉर्बेंट। और इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि इन्होंने कैसे लिखा है। देखें, ये हाईलाइट्स भी ऐड है, एब्स्ट्रैक्ट है, कीवर्ड्स हैं। इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं इंशाल्लाह ताला। ये ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट आ गया, सिंबल्स आ जाते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका जल्दी से, ताकि नेक्स्ट आर्टिकल पे जाएं हम। और इसके बाद हमने ये भी डिस्कस करना है कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड लिखो तो उसमें कौन से मेन पॉइंट्स होने चाहिए लाजमी। तो देखें यहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट की है। इन्होंने कहा है कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, वाटर की जो है अवेलेबिलिटी कम हो रही है, इसलिए क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वाटर लेकिन पोल्यूट भी हो रहा है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूटेंट्स हैं, उनमें डाइज आ जाते हैं आर कॉमन सोर्स। तो ये देखें, बात शुरू करने का स्टाइल है ना, हमने जो पहले दो आर्टिकल देखे हैं, एक आर्टिकल में डाई से स्टार्ट किया गया था, एक में स्टार्ट किया गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, और यहाँ पे स्टार्ट जो है वो लिया गया है कि क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी विद इंक्रीज इन पोल्यूशन जो है वो कम हो रही है, हमने उसको ओवरकम करना है, उसको एड्रेस करना है। तो आप अब इंट्रोडक्शन पार्ट आप कितना अच्छा लिखते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, आपने अपनी बात को कैसे स्टार्ट करना है वो आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। तो आप ऐसे वर्ड्स और ऐसी स्टार्टिंग लें कि देखने वाला कैप्टिवेट हो जाए, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो कि भाई ये आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके अलावा हम जो एंड पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे लिखना चाहिए, उसमें मैं आपको कुछ हिंट्स भी दूंगी इसके मामले में कि, तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। उसके अलावा डाइज़ पे आ गए हैं। डाइज़ की डेफिनेशन देखिए, डाइज़ पे जो काम जितने आर्टिकल्स हैं तकरीबन हर आर्टिकल में आपको डाई की डेफिनेशन मिलेगी। उसके अलावा डिफरेंट उनके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, प्रिंटिंग, डाई, रबर, कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक्स, उनमें यूजेस यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा आपको उस यूजेस के फ़ौरन बाद ही आपको उनके साइड इफ़ेक्ट्स की लाइन मिलेगी। उसके अलावा जो कैटाइनिक डाई है, एनाइनिक डाई है, आपको उनकी डिटेल मिलेगी। फिर आप अपने डाई जो है क्रिस्टल वायलेट, जिसको जेंटियन वायलेट डाई भी कहा जाता है, जिसको मिथाइल वायलेट भी कहा जाता है, वो उसके बारे में डिस्कशन है यहाँ पे। उसके अलावा क्रिस्टल वायलेट की जो बेसिक लैम्डा मैक्स है, उसके यूजेस हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। देखें यहाँ पे भी गिवन है कि नोज़िया, आई बर्न्स, जॉन्डिस वगैरह ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो काज करते हैं। नेक्स्ट पे वो डिफरेंट काइंड्स की टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे हैं कि ओजोनेशन, इलेक्ट्रोकोएगुलेशन, बायोलॉजिकल मेथड, ये सारी जो टेक्निक्स हैं ये यूज़ की जाती हैं। कन्वेंशनल टेक्निक्स इनको कहा जाता है। इनकी जो यूजेस हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, इनके लिए हाई मशीनरी रिक्वायर है, स्लज फॉर्मेशन होती है, साइड प्रोडक्ट बनती है जो कि जो है वो नुकसानदेह होती है। तो इस तरह की आपने कन्वेंशनल टेक्निक्स को भी आप डिस्कस कर सकते हैं, और आर्टिकल डिफरेंट आर्टिकल्स में आपको इनका इजीली डाटा मिल जाएगा। इसके अलावा एड्जॉर्प्शन के बारे में देखें, यहाँ पे डिटेल गिवन है कि वो हमारे पास जो है हम उनको इजीली यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने जो चूज़ किया है वो कोकोनट हस्क है, और यहाँ पे उसका जो साइंटिफिक नेम है वो भी गिवन है, कोकस नोसिफेरा। तो देखिए, यही बात मैं आप पहले भी आपसे कह रही थी कि आपने जो एड्जॉर्बेंट सिलेक्ट करना है ना, काइंडली आपको उसके बारे में कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए। एड्जॉर्बेंट चाहे वो एग्रीकल्चरल एड्जॉर्बेंट हो, चाहे वो बायोजॉर्बेंट हो, चाहे वो हाउस होल्ड वेस्ट प्रोडक्ट हो, या आपने लैब में कोई हाइड्रोजेल बनानी है, कोई आपने मेटल फ्रेमवर्क बनाना है, कोई कंपोजिट बनाना है, कोई नैनो मटेरियल बना रहे हैं, जिंक ऑक्साइड का बना रहे हैं नैनो मटेरियल, टाइटेनियम ऑक्साइड का, या जिंक ऑक्साइड टाइटेनियम ऑक्साइड का कंपोजिट है, या कोई आपके पास जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड का कंपोजिट है, या कोई नैनो मटेरियल बनाया आपने, तो जो भी आप एज एन एड्जॉर्बेंट या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप पोल्यूटेंट रिमूवल के लिए यूज़ कर रहे हो, आपको उसके बारे में कंप्लीट डिटेल पता होनी चाहिए। उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, आपने वो कैसे बनाई है, कैसे यूज़ की है, आप उसको उसके बारे में भी डिटेल पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी क्रिस्टल वायलेट की स्ट्रक्चर फार्मूला आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये देखें, ये कोकोनट हस्क जो इन्होंने यूज़ किया है, ये कोकोनट हस्क की पाउडर फॉर्म यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा
कोकोनट हस्क की उन्होंने थोड़ी सी बहुत डिटेल बताई है कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है और वेस्ट मटेरियल है, और डिफरेंट आर्टिकल्स में कोकोनट हस्क को डिफरेंट तरह से यूज़ किया। देखें, आपको जो एडजॉर्बेंट आपने चूज़ किया ना, आप उसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हो, वॉश करके, ड्राई करके। लेकिन दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप उसका ट्रीटमेंट करवा दो किसी एसिड के साथ, किसी बेस के साथ। उसको कहा जाता है एसिड ट्रीटमेंट, बेस ट्रीटमेंट। तो उससे क्या होता है, या उसमें कोई ऐसी चीज़ केमिकल ऐड कर दो, कोई पॉलीमेरिक मटेरियल ऐड कर दो कि वो एक कंपोजिट बन जाए, तो आप उस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सिर्फ उसकी एफिशिएंसी को ज़्यादा करने के लिए यूज़ किया जाता है इस तरह का एसिड ट्रीटमेंट, बेस ट्रीटमेंट। तो आप उसको, मैंने जैसे कहा कि एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हो, उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो ऑथर्स हैं, इन्होंने क्या किया है कि सल्फ्यूरिक एसिड मॉडिफाइड कोकोनट हस्क यूज़ की है। मतलब कोकोनट हस्क उन्होंने एज इट इज़ ली, उसको फिर ट्रीटमेंट करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। वो इस आर्टिकल में, डिफरेंट आर्टिकल में जैसे उन्होंने किया होता है, 1 मोलर एसिड यूज़ किया है, या 2 मोलर, कितनी कंसनट्रेशन, कितने ml यूज़ किए हैं, कितने उसकी प्योरिटी होनी चाहिए, तो वो सारी डिटेल आपको डिफरेंट आर्टिकल्स में मिल जाएगी। तो ये एसिड ट्रीटमेंट से क्या होता है कि जस्ट आपके एड्जॉर्बेंट की एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। तो आप अब यहाँ पे आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, अगर ऐसे वर्ड्स आएँ एसिड ट्रीटमेंट के, बेस ट्रीटमेंट के, या कंपोजिट उसके साथ बनाने के, तो आपको यहाँ पे ये भी समझने में आसानी हो गई है कि ये क्या होता है और ये क्यों किया जाता है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने एड्जॉर्बेंट को एज इट इज़ यूज़ करना चाहते हो या उसका ट्रीटमेंट करवा के यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट जो उनकी कोकोनट हर्स की जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे गिवन है। और डिफरेंट काइंड्स के जो एड्जॉर्बेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कोकोनट कॉयर पिथ है, ये भी एज आ एड्जॉर्बेंट यूज़ हो रही है। कोकोनट शेल भी यूज़ होते हैं। कोकोनट ट्री से जितने भी वेस्ट मटेरियल निकलता है वो यूज़ किया जाता है एज एन एड्जॉर्बेंट। तो यहाँ पे क्या है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोकोनट हस्क, यानी कि आप कोकोनट हस्क को यूज़ करके क्रिस्टल वायलेट डाई को रिमूव करना है, बहुत से पैरामीटर्स उनको स्टडी करना। इसके अलावा आइसोथर्म्स, काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक मॉडल्स अप्लाई करना, ये इस रिसर्च के मेन एम्स हैं, गोल्स हैं, जो कि इस रिसर्च में डिस्कस किए जाएंगे। तो यहाँ तक आपको, आई होप कि आपके 3 आर्टिकल से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। उसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जाएं, जो कि नेचर जर्नल में पब्लिश हुआ है, साइंटिफिक रिपोर्ट्स में। तो उसमें देखें, उसमें भी उन्होंने क्या किया है, क्रिस्टल वायलेट को रिमूव किया है, एड्जॉर्प्शन मेथड ही यूज़ किया है। लेकिन जो उनका एड्जॉर्बेंट है वो टेक्टोना ग्रांडिस सारडस्ट है, जो कि एक प्लांट रिलेटेड वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। अब इन्हों ने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को कैसे लिखा है, और आपने जो पहले 3 आर्टिकल देखे हैं उनमें कैसी डिटेल गिवन थी। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट जर्नल्स के आर्टिकल्स पढ़ाने का मकसद यंग रिसर्चर्स का ये है कि आपको हर एंगल से बात को समझना और लिखना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो स्टार्ट लिया है, देखें, safe and clean water is essential for human health and player ecosystems and also for a booming economy। इसमें इन्होंने एक लाइन में सारी बातों को समराइज़ कर दिया है कि क्लीन वाटर क्यों ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि ह्यूमन हेल्थ के लिए भी, इकोसिस्टम के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी। तो ये सारी पॉइंट्स उन्होंने एक लाइन में समराइज़ किए हैं। जब आप इंट्रोडक्शन लिखें तो काइंडली आप भी अपने इंट्रोडक्शन को समराइज़ करके, कंसाइज करके लिखें, ना कि उसको बहुत ही लंबा करके लिखें कि वो एक थीसिस का पार्ट लगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अब डायरेक्ट उसकी एप्लीकेशन और यूज़ बता के, उसके बेनिफिट बता के, वो डायरेक्ट उसकी वाटर क्वालिटी की डिटीरियोरेशन पे आ गए हैं कि वाटर पोल्यूट हो रहा है, क्यों हो रहा है, फ्रेश वाटर के जो उसमें अवेलेबिलिटी है वो कम हो रही है, डिफरेंट काइंड्स के कंटेमिनेंट्स हैं। अब कंटेमिनेंट्स यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं, हैवी मेटल्स हो सकती हैं, डाइज हो सकती हैं, पेस्टिसाइड वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इनका जो काम था वो डाइज पे है। तो अब वो डाइज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि क्योंकि वो हैवी मेटल्स को तो नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्होंने डाइज रिमूवल करनी है, तो डाइज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो विजिबल होते हैं, कलर, क्योंकि ये कलरिंग एजेंट है ना, कलर है तो कलर तो हमें नज़र आ ही जाना है, ठीक है। अगर ये कलरलेस हो, बिल्कुल इनका कोई कलर ही ना हो, तो फिर हमें ये नज़र जल्दी नहीं आएंगे, क्योंकि ये
कलर होने की वजह से ये इजीली विजिबल हैं टू ह्यूमन आई, तो हमें कोई माइक्रोस्कोप इस तरह की चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती इनको देखने के लिए। इसके अलावा डाइज़ की यहाँ पे देखें डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो काज करते हैं यहाँ पे वो भी मेंशन है। इसके अलावा उनके यूजेस भी मेंशन है कि वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, किन इंडस्ट्रीज़ में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट पेपर्स में, ये जो हम ऑलरेडी हमने रीड किए हैं। उसके अलावा क्रिस्टल वायलेट की इंफॉर्मेशन देखें, वो ही ट्राई अराइल मिथाइल सिंथेटिक डाई है, और इसके अलावा इसके डिफरेंट यूजेस हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से ये सिंथेटिक ओरिजिन है। इसे हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये सिंथेटिक होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कम्प्लेक्स होती है, स्टेबल होती है, जिसकी वजह से इट इज़ हार्ड टू डिकलराइज। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। देखिए बातें वही हैं लेकिन बताने का लिखने का अंदाज डिफरेंट है, तो आप को यही सारी चीज़ें डिफरेंट आर्टिकल्स में मिलेंगी एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड। तो इसमें कोई इतनी बहुत ज़्यादा ऐसी पॉइंट्स भी नहीं गिवन होते कि आपको बिल्कुल समझ ही ना आए। और यहाँ तक हमने जो 4 आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए हैं, ये चौथा आर्टिकल है, तो मेरे ख्याल में आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो चुका है कि एड्जॉर्प्शन के रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं उसके इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें आनी चाहिए और क्या लिखा है उसको कैसे समझना है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। फर्दर इसको देखते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि रिमूवल ऑफ कंटेमिनेंट्स उन्होंने कहा है जी एसेंशियल है वेस्ट वाटर को रीयूज़ करने के लिए, उसको दोबारा करने के लिए। यहाँ पे भी डिफरेंट जो कन्वेंशनल टेक्निक्स हैं उनको उनके नेम गिवन है, लाइक फोटो कैटालिसिस है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन है, इलेक्ट्रोफ्लोकुलेशन है, रिवर्स ऑस्मोसिस, ओजोनेशन। यहाँ पे सारी टेक्निक्स के नेम्स भी मेंशन है। और इसके अलावा जो इन्होंने यूज़ की है वो एड्जॉर्प्शन टेक्निक चूज़ की है, और एड्जॉर्प्शन के क्या बेनिफिट्स हैं आगे वो उसको डिस्कस कर रहे हैं। और डिफरेंट काइंड्स के जो सूटेबल एड्जॉर्बेंट्स हैं, अब वो सूटेबल एड्जॉर्बेंट कैसे सिलेक्ट किया जाए, किसके साथ मैक्सिमम डाई रिमूवल हो जाएगी, ये हमेशा से पॉइंट रहा है इसको समझने का कि इस कौन सा एड्जॉर्बेंट बेनिफिशियल है। इससे एड्जॉर्बेंट से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको जाके आप देखें। एड्जॉर्बेंट्स के नेम वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के एग्जांपल्स मैंने वहाँ पे मेंशन की हैं कि कौन से आपको सिलेक्ट करने चाहिए। यहाँ पे भी इन्होंने डिफरेंट काइंड्स के एड्जॉर्बेंट्स जो हैं यहाँ पे उनके नेम गिवन है, काइटोसन है, जियोलाइट्स है, हाइड्रोक्साइड आयरन क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है। इसके अलावा कुछ ऑयल, ये तो सारे केमिकल रिलेटेड हैं। इसके अलावा कुछ इन्होंने बायोजॉर्बेंट्स भी यूज़ किए हैं, फॉर एग्जांपल ये टी वेस्ट है, ऑयल पाम बायोमास, बगास, सिट्रस लिमेटा। तो ये डिफरेंट काइंड्स के एड्जॉर्बेंट्स के नेम मेंशन है। उसके बाद जो उनका था टीक, जिसका साइंटिफिक नेम टेक्टोना ग्रैंडिस जो है उसका ट्री का साइंटिफिक नेम है। तो देखिए यही चीज़ मैंने आपसे पहले कही है कि एड्जॉर्बेंट से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है उसका साइंटिफिक नेम, उसकी जो भी डिटेल है आपको वो लाजमी पता होनी चाहिए, आपने पेपर में मेंशन भी करनी है। आगे देखें उसकी एड्जॉर्बेंट से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है उनका कहाँ कहाँ वो पाया जाता है और उसके कौन सी कंट्रीज़ में है। फॉर एग्जांपल ये गिवन है कि ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में पाया जाता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको चीप एड्जॉर्बेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। फिर आगे उन्होंने प्राइम ऑब्जेक्टिव्स भी अपनी रिसर्च के यहाँ पे मेंशन आउट किए हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं, वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट पैरामीटर स्टडी करने के लिए, और कौन से मेथड्स फिजिबल हैं उनको देखेंगे। ये सारे उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे जो है वो गिवन है। तो यहाँ तक इनका इंट्रोडक्शन पार्ट इतना था। तो यहाँ तक आई होप कि आपको ये चारों आर्टिकल जो हमने डिस्कस किए हैं इन चारों की डिटेल समझ आ गई होगी, और यहाँ तक ये भी समझ आ गया होगा कि आपने अपना जो आर्टिकल लिखना है उसमें कौन सी इंट्रोडक्शन पार्ट में कौन सी डिटेल ऐड करनी चाहिए। अगर आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला लाजमी डिस्कस करेंगे। अगर आप पेड सर्विसेज चाहते हैं, आर्टिकल राइटिंग या थीसिस राइटिंग, सिनॉप्सिस, या इस तरह की कोई भी असाइनमेंट्स या प्रेजेंटेशन बनाना, तो हम उसके लिए पेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, और उसके लिए डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन है, उस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। और जो आपको अगर आपने थीसिस लिखवाना है, आर्टिकल लिखवाना है एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड या किसी भी रिसर्च से रिलेटेड, तो आप उस नंबर पे रब्ता करके कांटेक्ट कर सकते हैं।
इससे नेक्स्ट अब ये है कि मैंने आपसे जैसे वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि हम डिस्कस करेंगे आपने एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड जो डाटा ऐड करना है अपने आर्टिकल में, वो उसमें कौन से मेन पॉइंट्स होने चाहिए और आपने किन चीज़ों को लाजमी एड्रेस करना है। तो सबसे पहले देखें, हम अभी जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं आपको इससे आइडिया हो गया है कुछ मेन चीज़ें, मेन पॉइंट्स जो आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में लाजमी होनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं। नंबर वन पे आपने इंट्रोडक्शन जो लिखना है उसमें जो लाइन आपने लिखी है, जो वर्ड जहाँ से लिया है, जो कोटेशन ली है, उस कोटेशन को कोटेशन मार्क में लिखें। अगर कोई आप डेफिनेशन लिख रहे हैं डाई की और अगर आप चाह रहे हैं कि आप डाई की डेफिनेशन को कोटेशन मार्क में लिखें तो आप उसको चेंज किए बगैर एज इट इज़ कोटेशन मार्क में लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपने जो भी लाइन ली है उसके आगे आपका रेफरेंस होना लाजमी है। अब वो रेफरेंस किस स्टाइल में लिखें आप, और वो कैसे लिखें, उसके लिए एंड नोट इंस्टॉल करना है आपने, और उसको एंड नोट इंस्टॉल कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, एंड नोट में एरर्स आ जाते हैं कुछ, उनको कैसे डील करना है, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको जाके देख लें। तो अब डिफरेंट जर्नल के स्टाइल के अकॉर्डिंग रेफरेंस कैसे सेट किया जाता है, ठीक है, आपने उसको सेट करना जो है उसकी वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है कि आपने रेफरेंस को कैसे एडिट करें जर्नल के स्टाइल के अकॉर्डिंग। तो आप उसको भी वीडियो को जाके देखें और वहाँ से आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया कि आपने रेफरेंस लाजमी ऐड करना होता है। अगर आपने कोई कोटेशन लिखनी है तो उसको कोटेशन मार्क में मेंशन करें। नंबर 2 पे आ जाता है कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट में जो लिख रहे हो वो आपने एक ही बात दोबारा रिपीट नहीं करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ भी डाई का बता दिया कि डाई जो है हमारे पास वो कार्सिनोजेनिक है, म्यूटाजेनिक है, बहुत ज़्यादा डिजीज़ काज करते हैं, नोज़िया, वोमिटिंग और इसके अलावा डेथ काज कर देते हैं। फिर क्रिस्टल वायलेट में भी यही सारी बातें बता दें। यहाँ पे आपने मेंशन किया है कि 10,000 कमर्शियली अवेलेबल डाइज़ हैं, फिर क्रिस्टल वायलेट में फिर अगेन रिपीट कर दें। या एक बात अगर आपने शुरू में लिखी है कि क्लीन वाटर को हमने जो मेन ऑब्जेक्टिव और एम या गोल है हमारी रिसर्च का, हम ये करना चाह रहे हैं, और एट द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन भी आप उसी बात को रिपीट करते हैं, तो बातें आपने रिपीट नहीं करनी। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट ये हो गया कि रेपिटेशन आपने नहीं करनी। नेक्स्ट चीज़ जो इसमें आती है इंट्रोडक्शन पार्ट में वो एक आती है फ़्लो। देखें, आप एक बच्चों को स्टोरी सुनाई जाती है उनको इंगेज करने के लिए, उसको कैप्टिवेट करने के लिए, तो स्टोरी में क्या होता है, एक फ़्लो होता है, एक सस्पेंस होता है। ठीक है, आपने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में वो सस्पेंस लाजमी क्रिएट करना है। अब वो सस्पेंस कैसे क्रिएट किया जाए, वो फ़्लो कैसे क्रिएट किया जाए, उसका हिंट ये होता है कि आपने जो बात जो पैरा जिस बात पे एंड किया है, अगला पैरा उस बात को लेके ही आपने स्टार्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये गिवन है, ये पैरा एंड हो रहा है कि डाइस के साइड इफ़ेक्ट से रिलेटेड एंड हो रहा है कि इतने ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज सरफेस। मैंने यहाँ पे कहा कि कैटायनिक डाइस जो हैं वो ज़्यादा टॉक्सिक हैं एज़ कंपेयर टू एनायनिक डाइस। क्यों? क्योंकि वो इतने जो है एलर्जी वगैरह, स्किन एलर्जी या सफोकेशन काज करते हैं। अब ये देखिए इन्होंने क्या किया कि कैटायनिक डाइस से बात चल रही है, उस पर एंड हुई है, तो नेक्स्ट भी जो डाई है हमारे पास वो भी कैटायनिक ही है। ठीक है, अब वो डाई की बात एंड हुई, पैरा डाई पे एंड हुआ और डाई से ही स्टार्ट हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ तक मैंने डाइज को डिफाइन कर दिया, फिर मैं आ जाऊँ डायरेक्ट टेक्निक्स पे कि यहाँ पे हमें ये टेक्निक्स हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं डाइज रिमूवल के लिए। उन टेक्निक्स के बाद फिर मैं सीधा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाऊँ, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताने के बाद फिर मैं डाई पे आ जाऊँ, उसको डिफ़ाइन करने लग जाऊँ। तो ये एक बहुत ही ऑकवर्ड सी चीज़ है कि आप जो फ़्लो आप जो चल रहा है, आप उसके मतलब जिसके मतलब आप बात कर रहे हो उसको एक एंड तक लेके जाओ। उसके बारे में जितना डाटा प्रोवाइड करना है, डाई से मतलब बात हो रही है तो डाई से रिलेटेड ही बात करो, क्रिस्टल वायलेट पे आ जाओ, उसके बाद फिर नेक्स्ट आप टेक्निक्स पे आ जाओ, फिर डाई को रिमूव करना है आपने। तो ये फ़्लो एक बनाना है आपने। ठीक है, और फ़्लो कैसे बनेगा उसके लिए मैं आपको एक सीक्वेंस बता देती हूँ, जो कि इसको आप हिंट भी कह सकते हैं कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट अगर एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड लिख रहे हैं तो उसमें क्या है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप लिखें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का लिख सकते हैं
कि डिफरेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो वाटर उनमें डाइज़ यूज़ हो रहे हैं और वो वहाँ वहाँ एप्लीकेशंस उनकी हैं और वो पोल्यूट मतलब वो डिस्चार्ज कर देती हैं वाटर को विदाउट एनी ट्रीटमेंट और वो एज अ पोल्यूटेंट फॉर्म में हमें मिलता है और इसलिए डाइज़ जो है वो उनके बहुत ही साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फिर आप डाइज़ को डिफ़ाइन कर दें, एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि आप स्टार्ट करें वाटर से, वाटर क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फिर आप आ जाएं कि वाटर इतना इम्पोर्टेंट है हमारी सर्वाइवल के लिए, लेकिन फिर भी वाटर पोल्यूट हो रहा है। अब वाटर पोल्यूट क्यों हो रहा है, उसके बाद पोल्यूटेंट्स को डिफ़ाइन करें, डिफरेंट काइंड्स के पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं। उन पोल्यूटेंट्स लाइक हैवी मेटल्स हैं जी, डाइज़ हैं, इसके अलावा पेस्टिसाइड्स हैं, फंगिसाइड्स हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद फिर डिफरेंट पोल्यूटेंट्स के नेम मेंशन कर दिए आपने। अब आप आ जाएँ डाइज़ पे, उनमें पोल्यूटेंट्स के नेम में डाइज़ भी आपने मेंशन किया है। अब डाइज़ क्या होती हैं, आप उनकी डिटेल बताएं। ओवरऑल डाइज़ की डेफिनेशन, डाइज़ के ओवरऑल यूजेस, डाइज़ के ओवरऑल साइड इफ़ेक्ट्स। ओवरऑल कह रही हूँ, स्पेसिफिक नहीं कह रही कि आपने जी कह देना है कॉन्गो रेड ये साइड इफ़ेक्ट काज करता है, क्रिस्टल वायलेट ये साइड इफ़ेक्ट। आपने जस्ट ओवरऑल यूजेस और ओवरऑल साइड इफ़ेक्ट्स ये मेंशन करने होते हैं। फिर उसके बाद आप साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते करते मतलब आप उसमें अगर आप चाहें तो आप टाइप्स ऑफ डाइज़ भी तो एक दो लाइनों में समराइज़ करके लिख सकते हैं कि डिफरेंट काइंड्स के हैं डाइज़। इसके अलावा जब डाइज़ की आपने साइड इफ़ेक्ट्स बता रहे हैं, उसके साथ ही आप आ जाएं अपने सिलेक्टेड डाई के ऊपर। सिलेक्टेड डाई आपका क्या है, आपका कॉन्गो रेड है या क्रिस्टल वायलेट है या रोडामन बी है, मिथाइलिन ब्लू है, जो भी है वट, जो आपका साइड सिलेक्टेड डाई है आप उसकी पहले बताएं कि इसका नेम, अगर सिनोनिम कोई है वो बताएं, ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, किस जगह इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, कहाँ कहाँ इसके साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं और ये इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसकी स्ट्रक्चर फार्मूला है, इसकी लैम्डा मैक्स, उसकी साइड डिटेल बताएं, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स बताएं, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स बताने के साथ साथ फिर आप उनकी मेथड्स ऑफ रिमूवल बता पे आ जाएं, ठीक है। ये एक फ्लो बन रहा है ना, आपने पहले वाटर को डिफ़ाइन किया, वाटर पोल्यूशन को डिफ़ाइन किया, फिर डाई को, फिर आप सिलेक्टेड डाई पे आ गए हैं। सिलेक्टेड डाई के बाद फिर अब आप डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से मेथड्स हैं जिनसे इनको रिमूव किया जा सकता है। फिर आप कन्वेंशनल टेक्निक्स का बताएं कि कौन सी टेक्निक्स है जिनको यूज़ करके आप डाइज रिमूव कर सकते हैं। फिर आपने उन टेक्निक्स की थोड़ी बहुत लिमिटेशन बतानी है कि ये टेक्निक्स जो हैं वो कॉस्टली हैं, वो स्लज फॉर्मेशन होती है, उसमें ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनकी वजह से इनका यूज़ लिमिटेड है, इस वजह से आप उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे। फिर उसके बाद आप क्या करें कि साइड इफ़ेक्ट्स उन टेक्निक्स के बताने के बाद, लिमिटेशंस बताने के बाद आप अपनी सिलेक्टेड टेक्निक पे आ जाएं। आपने एड्जॉर्प्शन टेक्निक सिलेक्ट की है, क्यों की है, उसके थोड़े से आप यूजेस बता दें, उसकी जो आपकी मेन पॉइंट्स हैं, जो उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, कौन से जो है पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से वो ज़्यादा फेवरेबल है, ज़्यादा वाइडली यूज़ है। आपने उन पॉइंट्स को डिस्कस करना है। जैसे वही हमने डिफरेंट आर्टिकल्स में देखे भी हैं कि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, एड्जॉर्बेंट्स इजीली सिलेक्ट हो जाते हैं, एड्जॉर्बेंट चीप होते हैं, उनको उनकी सिलेक्शन में कोई हमें ये भी नहीं होता कि वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगे, इन्वायरमेंट साउंड हैं, ठीक है, या इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। इसके अलावा इकोनॉमिकली फिजिबल हैं, कॉस्टली ही नहीं है क्योंकि। तो ये सारी कुछ पॉइंट्स हैं और कोई हाई क्वालिटी की हमें मशीनरी भी नहीं चाहिए एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड। तो इस तरह के आपने ना अपने जो टेक्निक है उसको बस बातों बातों में आपने ऐसे कह देना है कि हमारी जो टेक्निक है ना ये सबसे अच्छी है। तो इट्स अप टू यू, अब आपकी एबिलिटी है, आपकी कैपेबिलिटी है कि आप कितनी हद तक अपने पॉइंट को क्लियर करते हो, ठीक है। उसके बाद आई होप कि यहाँ तक आपको इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं और यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन, अगर आपने इस वीडियो को शुरू से देखा है, सुना है, तो आपको यहाँ तक लाजमन समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट पे एड्जॉर्प्शंस को बताने के बाद आप डिफरेंट काइंड्स के एड्जॉर्बेंट्स मेंशन करें कि कौन से एड्जॉर्बेंट्स यूज़ हो रहे हैं और कौन से हो चुके हैं, ठीक है। फिर उन एड्जॉर्बेंट्स को बताते बताते देन आप अपने सिलेक्टेड एड्जॉर्बेंट पे आ जाओ, जो कि कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन या मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क हो सकती है, कोई एग्रीकल्चरल वेस्ट हो सकता है, जो भी है वट एवर।
आप फिर उस एड्जॉर्बेंट्स की डिटेल पे आ जाएं। अब कि उसके बारे में थोड़ा सी डिटेल बताएं कि, और वो समराइज़ होनी चाहिए डिटेल, आपने बहुत ज़्यादा नहीं लिख देनी, एक एक पैरा में उसको बस आधे पैरा में समराइज़ कर देना है 3-4 लाइनों में, ठीक है। और अगर आप चाहें तो उसकी आप फिगर भी लगा सकते हैं पाउडर फॉर्म वाली, या जो आपने अगर बीड्स बनाए हैं, सोडियम आर्जिनेट बीड्स बनाए हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उसकी भी फिगर लगा सकते हो। तो यहाँ तक आपने सिलेक्टेड एड्जॉर्बेंट को बताने के बाद अब आपकी यहाँ तक आई होप के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। उसके बाद आपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाना है। आपकी रिसर्च के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपने कौन सी चीज़ें स्टडी करनी है, कौन सी आइसोथर्म मॉडल लगाने हैं, काइनेटिक मॉडल्स कौन से अप्लाई करने हैं, थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करनी है, आपने एरर एनालिसिस मॉडल डिस्कस करने हैं डिफरेंट काइंड्स के, या जो आप मैकेनिज़्म आपने डिस्कस करना है, या आपके काम की आपने कोई चीज़ ऐड करनी है अपने आर्टिकल में जो कि पहले आर्टिकल में नहीं ऐड, तो आप उनका भी बताएं कि आप ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करना है, उसको रीयूजेबल करना है। तो ये सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपकी रिसर्च के, आप जो पॉइंट्स डिस्कस करोगे अपनी रिसर्च में, वो सारे आपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड लाजमन करने हैं। उसके बाद एट द एंड नोवेल्टी आ जाती है पेपर की। अब नोवेल्टी क्या है, देखिए नोवेल्टी ये होती है कि आपके पेपर की खासियत कौन सी ऐसी बात है जो आपके पेपर को बाकी पेपरों से मुख्तलिफ कर रही है। आपने अपने पेपर में क्या ऐसी चीज़ ऐड की है कि आपको लगता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा है। ये आसान अल्फाज में नोवेल्टी है, ठीक है। अब नोवेल्टी इसको मज़ीद समझने के लिए क्या है कि नोवेल्टी आपको समझने के लिए मैं अगर ऐसे कहूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहले जितने भी आर्टिकल्स हैं उनमें क्रिस्टल वायलेट पे फॉर एग्ज़ाम्पल इस पेपर में ये नोवेल्टी ये ऐड है कि क्रिस्टल वायलेट रिमूवल पे बहुत ज़्यादा काम है, आपको बहुत ज़्यादा मिल भी जाएगा, लेकिन डिफरेंट एड्जॉर्बेंट्स यूज़ किए गए हैं। फॉर एग्जांपल पीनट हस्की यूज़ किया गया है, या राइस हस्की यूज़ किया है, या टेक्टोना ग्रांडिस सारडस्ट यूज़ किया है, लेकिन सिट्रस देओद्रा सारडस्ट यूज़ करके क्रिस्टल वायलेट डाई को पहले कभी रिमूव नहीं किया गया था। ये पहला पेपर था जिसमें क्रिस्टल वायलेट डाई को रिमूव किया गया है यूजिंग सिट्रस देओद्रा सारडस्ट। ये इस पेपर की नॉवेल्टी थी। लेकिन अब आप ये भी नहीं कह सकते कि सिट्रस देओद्रा सारडस्ट पहली दफ़ा एज एन एड्जॉर्बेंट यूज़ हुआ है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिट्रस देओद्रा सारडस्ट को यूज़ करके कॉन्गो रेड डाई भी रिमूव किया जा चुका है। इसके अलावा डिफरेंट अनाइनिक डाइज ज़रूर रिमूव किए गए हैं, लेकिन क्रिस्टल वायलेट डाई पहली दफ़ा रिमूव किया गया था, जो कि इस पेपर में रिपोर्ट है। इसी तरह आपके पेपर की खासियत क्या है आप वो मेंशन करेंगे। तो एट द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन नॉवेल्टी ऐड होगी। तो यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ इस वीडियो में हमने अभी तक ये पॉइंट्स देखे हैं कि हमने 4 डिफरेंट पेपर्स जो कि 4 डिफरेंट जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं, 4 डिफरेंट जिनके पब्लिशर्स हैं, उनमें हमने उनकी इंट्रोडक्शन पार्ट को डिटेल डिस्कस किया, ठीक है। उसमें क्या चीज़ें उन्होंने ऐड की थी, क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, ठीक है। उनके लिखने का स्टाइल क्या है, उन्होंने कौन से पॉइंट्स को समराइज़ करके लिखा है, कौन से पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में लिखा है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। उसके बाद नेक्स्ट पे हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा कि अपने इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप लिखना चाह रहे हो किसी एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड, किसी भी डाई किसी भी एड्जॉर्बेंट को यूज़ करके, तो आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या चीज़ें लाजमन होनी चाहिए, फिर हमने ये भी डिस्कस किया। और इसमें आप एक चीज़ ये भी ऐड कर सकते हो कि नोवेल्टी जब आपने लिखी है ना, यहाँ पे तो नोवेल्टी जस्ट ये मेंशन कर दिया ना कि मतलब 2 लाइनों में कि हमारी ये नोवेल्टी है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें नोवेल्टी बताने के बाद उन्होंने थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू भी लिखा होता है कि हमारी नोवेल्टी ये है और पहले इस पे इतना काम हो चुका है। फॉर एग्जांपल ये जो लिटरेचर रिव्यू हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है, तो आप इस तरह का लिटरेचर रिव्यू भी अपने पेपर में ऐड कर सकते हो, जो कि 1 या 2 पैराग्राफ पे मुश्तमिल होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे मेन पॉइंट्स हैं, मेन कुछ हिंट्स भी मैंने आपको दिए हैं, कुछ ट्रिक्स भी बताई हैं कि आपने इंट्रोडक्शन में फ़्लो कैसे मेंटेन करना है, आपने इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें लाजमी ऐड करनी है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको इंट्रोडक्शन पार्ट
एड्जॉर्प्शन रिलेटेड आर्टिकल्स का काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है कि आर्टिकल का जो इंट्रोडक्शन है उसमें क्या चीज़ें आपको कुछ पॉइंट्स की समझ नहीं आई, तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं, हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे अगली वीडियोज़ में। और इसके अलावा जो अगली वीडियो से रिलेटेड होगी उसमें हम मेथड्स और मेथडोलॉजी पे जाएंगे। इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया, अब काम स्टार्ट कैसे करना है, काम स्टार्ट करने के लिए क्या मेन ट्रिक्स हैं, क्या मेन पॉइंट्स हैं, हम उनको इंशाल्लाह ताला डिटेल डिस्कस करेंगे। और आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बाकी जो स्टूडेंट्स जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हैं जिनको समझ नहीं आती कि कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करें, टॉपिक सिलेक्ट हो गया एड्जॉर्प्शन का, लेकिन एड्जॉर्प्शन पे काम कैसे लिख करें, आर्टिकल पढ़ें कैसे, उसको कैसे लिखें, उसको कैसे समराइज़ करें, काम लैब में जो प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं वो कैसे करने हैं, तो उन तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो इसको एक सदका जारिया समझ के लाजमी शेयर करें। और इसके अलावा कोई अगर आपको पॉइंट समझ नहीं आया तो उसको कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में एड्रेस करेंगे। और एक बात और कि आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, कोई ना कोई हिंट, कोई ट्रिक माइंड में बताते बताते जब आ जाती है, तो मैं ये नहीं होता कि मैंने वीडियो को शुरू में ही बता देना है सारा, ये एंड पे ही सारी बातें रखनी है या दरमियान में। जहाँ मेरे माइंड में कोई ट्रिक का या कोई हिंट आया मैंने आपको उसी टाइम बता देना है। तो इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है कि वीडियो के इस पार्ट में आप इस पार्ट को आपने लाजमी देखना है, इस पार्ट को नहीं देखना। तो जिन्होंने ये वीडियो आज की देखी है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। और इसी तरह हम रोज़ आर्टिकल्स को पढ़ा करेंगे, उसको रीड किया करेंगे, डिटेल डिस्कशन किया करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आपको पहले कोई भी किसी भी चैनल पे ऐसी वीडियो नहीं मिली होगी। ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि जब हमने रिसर्च की थी तो हमें भी ऐसा डाटा कहीं से नहीं मिला था। कोई वीडियो अपलोडेड नहीं है जहाँ पे वो आर्टिकल्स को पढ़ें, उसको आपके साथ डिस्कस करें, आपके साथ कंप्लीट हिंट्स और ट्रिक्स डिस्कस करें, आपको पेपर लिखने का बताएं, आपको काम करने का बताएं। तो ये यंग रिसर्चर्स का एम यही है कि आप तक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुँच जाए, आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई टेंशन रिसर्च रिलेटेड ना हो। तो अगली वीडियो तक इंशाल्लाह ताला हम मेथड्स में जो इसके एक्सपेरिमेंट वर्क है हम उसको इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।